राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ मेरे युवा मित्र अनुपम भाई जुड़ गए हैं, अनुपम कुमार सिंह। अनुपम भाई राम राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम इस भाई, मंच पर मौका देने के लिए। थैंक यू, वेलकम। अनुपम भाई, जी धर्मेंद्र प्रधान जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, या यूं कहें कि वो मोदी सरकार को लगातार नई से नई मुश्किलों में डालते जा रहे हैं। अब उन्होंने बच्चों को यह पढ़ाना शुरू कर दिया है कि मोदी राज में 81,000 तो सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित हैं, 64 लाख हाई कोर्ट्स में लंबित हैं, 64 लाख मुकदमे, और लगभग 6.25 करोड़, 6,70,00,000 मुकदमे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में लंबित हैं। ये पढ़ा रहे हैं 8वीं क्लास के बच्चों को, और ये भी बोल रहे हैं कि जुडिशरी हमारी चोर है, करप्ट है, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्ट है। बड़ा गलत कर रहे हैं सर। उनको तो ये पढ़ाना चाहिए कि देश में राम राज्य है, अदालतें खाली बैठी है, कोई काम ही नहीं है, चारों ओर राम राज्य है, जज साहब लोग छुट्टी मनाने के लिए मजबूर। वो एक फिल्म आई थी, उसमें एक वो जी। संजय मिश्रा नाम का कैरेक्टर है, बोले क्या कर रहे हो, बोला मौज ले रहे हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है जिंदगी में। तो जज साहब लोग भी मौज ले रहे हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है जिंदगी में। सर ये सब पढ़ाया जाएगा बच्चों को? आप सर बच्चों को तो ये पढ़ाना चाहिए कि राम राज्य है चारों ओर, लोग घरों में ताले नहीं लगाते, तालों की बिक्री बंद हो गई है, दरवाजे बिक्री बंद हो गए हैं, घर खुले रहते हैं भारत में। जी जी जी। सर, अभी हमने देखा था कुछ ही महीनों पहले जस्टिस यशवंत वर्मा का एक केस आया था। दिल्ली में ही उनके घर जी में जले हुए नोट मिले थे, और आज तक हमें ये तक नहीं पता चला सही से, किसी फाइंडिंग्स में ये तक नहीं आया कि वो कितने करोड़ के नोट थे, और उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को क्या सजा मिली। और अगर वो नोट उनके नहीं थे तो फिर क्या पुलिस ने पता लगाया, या फिर जांच एजेंसियों ने, या जो भी पैनल बना था उसने, तो वो किसके थे जो इनके घर में चोरी छिपे रख के और आ गए थे और फिर जला भी दिया। तो ये सब आज तक किसी को नहीं पता चला। जो व्यक्ति इस पर बोलता था, जो उपराष्ट्रपति थे भारत के उस समय, जगदीप धनखड़, उन्होंने कई बार इस पर आवाज उठाई, विभिन्न मंचों से उठाई। और एक संयोग देखिए कि उन्होंने भी एक लॉ छात्रों की एक राष्ट्रपति भवन में एक बुलाई गई थी, सेमिनार वगैरह टाइप का कुछ हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो न्यायिक भ्रष्टाचार है इस पर लगाम लगनी चाहिए। कम से कम तुम अलमीरा खोलो तो सही, पता चले उसमें क्या है। अगर उसमें कंकाल भरे पड़े हैं तो उन्हें बाहर तो आने दो। उन्होंने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो जगदीप धनखड़ बोलते बोलते न्यायिक भ्रष्टाचार के खिलाफ पद से चले गए। उससे पहले कानून मंत्री हुआ करते थे किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू ने भी बार बार कई बार न्यायिक भ्रष्टाचार को लेकर बोला, और उसके बाद हम देखते हैं कि उनको भी बताया गया कि विवाद से बचने के लिए और टकराव न हो न्यायपालिका में और विधायिका में, तो उससे बचने के लिए उनको एक तरीके से उनका मंत्रालय ही समझिए कि वो बदल दिया गया। अब देखिए, अब तीसरी बात ये हो जाती है कि ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में न्यायिक भ्रष्टाचार वाली बात आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये कक्षा 8 की थी, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक थी, और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अगर न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। वो एक तरीके से मैं कह लूं कि होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब आपने डाल दिया तो फिर आप उसको वापस क्यों ले रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं, जो सूत्रों से जो चीजें आ रही है वो ये आ रही है कि पीएमओ से, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा गया कि इस सामग्री को हटाइए, ये विवादित है और इससे
हमारी साख जो है वो गिर रही है। जबकि एनसीईआरटी की उस पुस्तक में बात केवल इतनी नहीं थी कि वो न्यायिक भ्रष्टाचार कि मोदी सरकार में ही भ्रष्टाचार हो रहा है। वो केस जो है वो दसियों सालों से लंबित हैं, वो पता नहीं कब से लंबित चले आ रहे हैं, उन सबको लेकर एक बात इसमें की गई थी। अब इस पर जो है सो कि सारा ठीकरा जो है वो जो विरोधी हैं वो फोड़ रहे हैं कि ये आरएसएस वालों से किताब लिखवाई है, इसीलिए अब ये न्यायिक भ्रष्टाचार की बात हो रही है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान अकेले ऐसे नेता हैं मोदी मंत्रिमंडल में जो दोनों तरफ से आलोचनाएं जो है वो सुनते हैं। तो यही कहा गया कि ये संघ वाले लिख रहे हैं, इसीलिए उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, इसीलिए इस तरह की बातें जो है पाठ्य पुस्तकों में आ रही है। और ये भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इसकी खासी आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरह की चीजें जो है वो नहीं जानी चाहिए। तो मेरा ये सवाल है सर कि जुडिशियल करप्शन पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? जुडिशियल करप्शन पर बात तो होनी चाहिए। किसी भी सरकार या लोकतंत्र के किसी भी अंग में अगर भ्रष्टाचार है तो उस पर बात होनी चाहिए। विधायिका में जब भ्रष्टाचार है तो बात होती है, कार्यपालिका में भ्रष्टाचार है तो बात होती है, यहाँ तक कि जो चौथा स्तंभ जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र, अगर उसमें भी भ्रष्टाचार है तो बहुत बात होती है। लेकिन एक न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर बातचीत ही ना हो, ये मतलब कहाँ का नियम है, किस तरीके का नियम है? तो अब एनसीईआरटी के जो निदेशक है दिनेश प्रसाद सकलानी, अब उनसे शायद धर्मेंद्र प्रधान ने पूछा, ऊपर से उनके ऊपर भी प्रेशर आया, तो उन्होंने उनसे पूछा है कि ये कैसे हो गया, आप एक जांच समिति बनाइए, फिर जांच करवाइए, फिर निर्देश दिया गया जो किताबें बिक चुकी है उनको भी वापस मंगाइए। अब सोचिए सर, जो किताबें बिक चुकी है एनसीईआरटी वाले बैठेंगे और वो ये पूरा पता लगाएंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उनके यहाँ से ये किताबें ले गए हैं, फिर उन सब से वापस मंगाई जाएगी किताब। ये कितनी हेक्टिक प्रक्रिया हो जाएगी और इसमें कितना खर्च आएगा, सो आप एक सोचिए, केवल और केवल जुडिशियल करप्शन को छिपाने के लिए। और एनसीईआरटी ने मान लिया है कि ये निर्णय में त्रुटि हुई है, अनजाने में हुई है, और सरकार के आदेश का जो है सो कि हम अनुपालन करेंगे, उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। और इसमें बड़ी बात मुझे ये लग रही है कि जो चीफ जस्टिस ने बयान दे दिया है, अब गवई साहब ने खुद बोल दिया कि ये दुख की बात है कि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और दुराचार के मामले सामने आए हैं। अब उन्होंने जब खुद न्यायपालिका जो चीफ जस्टिस हैं वो अगर बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर न्यायपालिका के भीतर, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? ये उनका बयान है चीफ जस्टिस गवई साहब का, और वो जुलाई 2025 में उन्होंने वो बयान दिया था, और उसी बयान के आधार पर एनसीईआरटी में ये छापा गया था, और उन्होंने खुलकर इस पर दुख जताया था और माना था कि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार भी है, दुराचार भी है, इसके कुछ मामले भी सामने आए हैं। और उन्होंने ये भी माना था कि ऐसी घटनाएं जनता के भरोसे पर नकारात्मक असर डालती है और पूरे तंत्र की ईमानदारी पर जो जनता का विश्वास है उसको कमजोर करती है। तो जब सीजेआई स्वयं कह रहे हैं ये बात, और उस चीज को न्यूज़पेपर छापे वही बात हुई, न्यूज पोर्टल छापे वही बात हुई, किसी किताब में छप गई और बच्चे पढ़ रहे हैं तब भी वही बात हो गई। इस पर तो मुझे लगता है कोई हंगामा होना ही नहीं चाहिए था। सरकार को खुल के कहना चाहिए था कि हाँ जो है उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन वही है कि इन लोगों का अब क्या सिस्टम चल रहा है, एक बार फिर से ये दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और शिक्षा मंत्रालय में कोई तालमेल नहीं है। यूजीसी प्रकरण पर यह दिखाई दे गया था, अब एक बार फिर से ये दिखाई दे रहा है। जी, आपको नहीं लगता कि ये जो टिप्पणी है या जो एनसीईआरटी की बुक में ये जो चैप्टर छापा गया है, ये मोदी सरकार की एक और विफलता की तरफ इशारा कर रही है? एक बात बताइए, जुडिशियल रिफॉर्म्स करना किसकी जिम्मेवारी है? 2 टर्म हम मोदी जी को दे चुके हैं, तीसरा टर्म आधा बीतने वाला है। कब होंगे सर जुडिशियल रिफॉर्म्स? 40-40 साल तक न्याय नहीं मिलता है। दादा ने जो मुकदमा किया था उसका न्याय पोते तक को नहीं मिल रहा है। तो फिर आखिर देश की जनता न्याय लेने के लिए कहां जाए? और जो रसूखदार लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा लेते हैं, चाहे जैसा मनचाहा निर्णय ले लेते हैं। जो लॉबीज हैं वो चाहे जैसा मनचाहा जज, मैं आपको बताऊं, वो हाउ जॉन
वो शर्जील इमाम एंड पार्टी है, जेल में बंद है, उस सब कोर्ट में बेल अप्लाई करते ही नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी कोई एक फेवरेबल बेंच आ जाए, बैठ जाए, तो उस फेवरेबल बेंच में जिससे हम मनचाहा निर्णय लिखवा सकें, उसमें बेल अप्लाई करेंगे। तो अच्छा, जस्टिस निर्मल यादव के दरवाजे पे 10 लाख रुपया पकड़ा गया था। क्या हुआ जस्टिस निर्मल यादव का? हाउ वर्मा जी तो खैर रही है, मौज काट रहे हैं, हम तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में यशवंत हैं। वर्मा। यशवंत वर्मा। तो आखिर अच्छा, बच्चों को क्या पढ़ाया ना पढ़ाया जाए? सर, आपका पूरे जुडिशियल सिस्टम में सड़ांध उठ रही है, ऐसे जैसे जी एक मरी हुई भैंस हो। मोदी सरकार क्या चाहती है कि रूम फ्रेशनर से वो बदबू चली जाएगी? आप ये चैप्टर हटा देंगे, एनसीईआरटी की बुक से ये चैप्टर हटा दिया जाएगा। तो जुडिशियल करप्शन की जो सड़ांध और नकारापन, अक्षमता पिछले सैकड़ों सालों से जो हम झेल रहे हैं, ये अंग्रेजी व्यवस्था। अच्छा, अंग्रेजों ने अपने यहां जो व्यवस्था बनाई है, उसमें तो 15 दिन में निर्णय हो जाता है। हमको ये ऐसी व्यवस्था दे गए जिसमें 40 साल में भी फैसला नहीं होता। तो मैं एज ए नागरिक, मैं तो ये मानता हूं कि ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि ये जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए और अपने देश के नागरिकों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय एक टाइम बाउंड एक जी फ्रेमवर्क में नहीं दे पा रहे हैं। ऊपर से उस पर मिट्टी भी डालनी है कि नहीं नहीं, पब्लिक को नहीं बताना है। जी 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 सर, पहली बात तो यही है कि मोदी सरकार ने प्रयास किया था और उसके बाद से उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने प्रयास किया था 2015 में, और 2015 में जब इन्होंने प्रयास किया तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक दिया था, और जगदीप धनखड़ ने इस पर भी आवाज उठाई थी, बाद में ये भी याद दिलाया था। 2015 में जो सरकार लेकर आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन वाला जो एग्जाम होगा, तो वो आयोग एक बनेगा, तो उस एनजेएसी जिसको कहा गया था, तो एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था और अपने कॉलेजियम को एक तरीके से बचा लिया था। अगर एनजेएसी रहता तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की अभी बातें हो रही है, ये होती ही नहीं, क्योंकि अब तक इसका कुछ ना कुछ समाधान जो है वो निकल गया होता, क्योंकि 11 साल हो गए उस कार्यक्रम में। तो वो जो 99वां संविधान का जो संशोधन था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, और जिस अधिनियम से अनुच्छेद 124 और 217 में बदलाव किए गए थे, और उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर जो नए नियम बनाए गए थे, तो वो उसको उससे सुप्रीम कोर्ट को बहुत नागवार गुजरा। और उस समय मोदी सरकार नई नई आई थी, जोश में आई थी, हो सकता है कि शायद इन्हें न्यायपालिका की ताकत का वैसा अंदाजा नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने किया होगा, लेकिन न्यायपालिका ने अपनी ताकत का इनको अंदाजा दे दिया। उसके बाद ये ऐसे डरे हैं, समझिए, कि उन्होंने इस तरफ प्रयास भी नहीं किया है, और जो भी इनकी तरफ से इनको लगता है कि न्यायपालिका की तरफ उंगली उठा रहा है, तो उसको जो है सो कि ये लोग हटा ही देते हैं। अब देखिए, मेन प्रावधान, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके और उसके बाद जजों की जो है वो नियुक्ति करेंगे। तो ये अभी जो चला आ रहा है, जो कॉलेजियम व्यवस्था है, जजों की नियुक्ति से पहले परामर्श करना ही है। और परामर्श का क्या मतलब है? परामर्श का मतलब है कि वो नाम भेजेंगे कि फलाने फलाने हैं, इनकी नियुक्ति करना है, और राष्ट्रपति को नियुक्ति जो है वो करनी है। लेकिन अगर एनजेएसी जो होता तो उसमें क्या किया गया था? उसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रपति को एनजेएसी द्वारा अनुशंसित नामों की नियुक्ति जो है वो करनी थी। और एनजेएसी में कौन कौन होते? एनजेएसी में आपको मुख्य न्यायाधीश तो होते ही होते, सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठ जज होते, एक कानून मंत्री होते केंद्र के, और 2 ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को रखा जाता
जिन्हें एक ऐसी समिति नामित करती जिसमें सीजेआई, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता होते। तो अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट वालों ने ये देख लिया कि अब इसमें जो है सो कि सीजे हमारा तो बहुमत रहा ही नहीं, इसमें विपक्ष के नेता भी आ जा रहे हैं, जबकि ये अच्छी बात थी कि इसमें प्रधानमंत्री भी आ जा रहे हैं, इसमें हमारे 2 जज भी आ जा रहे हैं। अब सीजेआई को ऐसा लगने लगा होगा कि अगर इन्होंने हमारे ही 2 जजों को हमारे खिलाफ कर दिया और अपने लोगों का नाम जो है वो आगे बढ़ा के जज बनवा दिया, तब तो कॉलेजियम की कुछ व्यवस्था रह ही नहीं गई। तब तो एक जज दूसरे जज को या अपने दामाद को, अपने भतीजे को जज बना ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने इस पूरा का पूरा पूरे मामले को ही एक तरीके से वो कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। और आप ये भी देखिए, वो उस समय इस पर इतना हंगामा नहीं हुआ था। अगर वो एनजेएसी अभी आ जाए तो उस पर हंगामा होगा, और उस पर जैसे यूजीसी पर हुआ वैसे ही होगा। आम लोग भी इसका विरोध करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जिनमें कहा गया था कि एनजेएसी में 2 प्रतिष्ठित लोग होंगे, तो उसमें से उन व्यक्तियों में से एक को बताया गया था कि वो कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों से होंगे। अब कम प्रतिनिधित्व वाले समूह में किनको रखा गया था? तो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या फिर ये अल्पसंख्यक जिनको यहाँ पे कहा जाता है। हालांकि भले ही उनकी आबादी जो है वो पाकिस्तान के मुसलमानों से भी अधिक है, लेकिन यहाँ पे वो अल्पसंख्यक हैं एक तरीके से। तो अल्पसंख्यक भी, तो एक तो सरकार ने ये गलती की कि जो उन्होंने समिति एनजेएसी बनाई तो उसमें भी घुसा दिया अपना एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वाला सारा शिगुफा, और सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे हटा ही दिया। तो उसके बाद से इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर कोई कोशिश ही नहीं की है। और सुप्रीम कोर्ट, अब ये जो 2 प्रतिष्ठित सदस्य की मैं बात कर रहा हूँ जो एनजेएसी में आने वाले थे, उनके पास वीटो पावर भी था। अगर वो वीटो लगा देते तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है वो कहता कि नहीं नहीं, इसको एबीसी को जज बनाओ, और ये कहते एबीसी को जज मत बनाओ, तो वीटो की बात मानी जाती, वो जज नहीं बनते। फिर दूसरे नामों पर आप एक तरीके से समझ लीजिए विचार विमर्श जो है वो शुरू हो जाता। तो अब इसी कारण जो इसको जो है सो कि रद्द किया गया। अब मुझे इंतजार है इस बात का कि जो सरकार कहती है अनुच्छेद 370 हमने हटाया, जिस सरकार ने एक तरीके से कश्मीर में जहां वाल्मीकि समाज के किसी भी बच्चे के पैदा होते ही उसके माथे पर लिख दिया जाता था सफाई कर्मी, तो अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के बाद अब वाल्मीकि समाज को वहां पर न्याय मिला। जिस सरकार ने नक्सलवाद जैसी इतनी बड़ी समस्या को एक तरह से लगभग खत्म ही कर दिया, और समझ लीजिए कि अब डेडलाइन एक तरीके से उसकी पूरी हो रही है और नक्सल समस्या लगभग खत्म ही है, वो सरकार न्यायपालिका पर हाथ डालने से क्यों बचती है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। क्या न्यायपालिका इतनी बड़ी है? क्या वो जो कहते हैं ना कि सरकार भले आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, लेकिन क्या वो सिस्टम न्यायपालिका वाला ही है? और सर ये यूजीसी में भी आप बेनिफिट ऑफ डाउट अभी सुप्रीम कोर्ट को मत दीजिए, क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ स्टे लगाया है। अब इस पर आगे वो फैसला क्या लेके आएंगे, पानी ठंडा होने का वो भी इंतजार कर रहे हैं। अब वो आगे क्या फैसला लेके आएंगे, उस फैसले का क्या असर होगा। मणिपुर की पूरी आग न्यायपालिका की लगाई हुई है। अगर वो जज जो है वो फैसला सुनाने से पहले कि मैतेई समाज को हमें अगर एससी में या एसटी में डालना है, तो फैसला सुनाने से पहले राय विचार उसने किया होता केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, राज्य के प्रबुद्ध लोगों से, तो ये मणिपुर में आग लगती ही नहीं। ये जो मणिपुर में पिछले 2 सालों में इतना कुछ हो गया, पूरा राज्य जल उठा, सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर वापस सरकार बनानी पड़ी। अगर वो हाईकोर्ट वहां की एक फैसला अगर हाईकोर्ट ने वो नहीं दिया होता, या विचार विमर्श करके सरकार से पहले उसके लिए तैयारियां करवाई होती जमीनी लेवल पर, तो वो होता ही नहीं। तो ये लोग मनमानी अपनी करते रहें और इन्हें इनके बारे में कोई बात तक ना करे। सर ये कैसे संभव है? और एनसीईआरटी के अधिकारी तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने एक विशेषज्ञों के समूह से ये लिखवाया है, ये जो भी पाठ्य पुस्तक है, कि अकेले एनसीईआरटी के फैकल्टी जो है वो इस पर निर्णय नहीं लेते हैं कि किताब में क्या लिखा जाएगा क्या नहीं, कि वो नाम से केवल एनसीईआरटी के प्रकाशित होती है, और उस फैकल्टी वो विशेषज्ञों की एक समिति पूरी बनाते हैं, वो लिखते हैं इसमें।
तो इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जिनको हायर किया गया, अगर आप सामग्री हटवा रहे हो तो आपको उन पर भी संदेह है। और अगर उन पर संदेह, ये कल मैं एक जगह बैठा हुआ था सर, वहां पे मुझे पता चला कि SC/ST एक्ट का जो पूरा ड्राफ्ट है वो बताया गया कि नितिन मेश्राम ने लिखा है। और नितिन मेश्राम खुद भी दावा करता है लोगों से चर्चा करते समय कि वो SC/ST एक्ट मैंने लिखा है। तो समझिए सर, इनको अपने लोग नहीं मिल रहे हैं, इनको अपनी छतरी के लोग नहीं मिल रहे हैं। एक से एक विद्वान भरे पड़े हैं, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक, स्थानीय भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में। तब भी आप उधर के लोगों को ही आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तब भी आपको दिलीप मंडल ही चाहिए। तो फिर फायदा क्या है? और जिस कंटेंट को लेकर हम अभी बात कर रहे हैं वो 32 विशेषज्ञों के समूह द्वारा तैयार की गई है, और इसमें 6 ही NCERT के लोग हैं। तो वो 26 कौन थे फिर? वो जो 26 थे उनके नाम तो हमारे सामने लाए जाए कि वो 26 कौन लोग थे, और उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है। तो अब फिर आप उन पर अब कार्रवाई कर देंगे, या फिर अब जांच में सामने आएगा, किसी पर तो ठीकरा फोड़ा जाएगा, कोई तो बलि का बकरा बनेगा। IIT गांधीनगर सर, IIT तो बहुत बड़ा संस्थान होता है, और तकनीक में IIT से बड़ा प्रौद्योगिकी में कोई संस्थान नहीं है। और IIT गांधीनगर जो है उसके गेस्ट प्रोफेसर है मिशेल दानिनो, और मिशेल दानिनो जो है वो भी इस समिति में जो है वो शामिल नहीं थे, वो नेतृत्व कर रहे थे। और उन्होंने किताब लिखी है, ये कलियुगा और द एज ऑफ कंफ्यूजन नाम से किताब लिखी है। द लॉस्ट रिवर ऑन द ट्रेल ऑफ सरस्वती नाम से किताब लिखी है। IIT के जिस प्रोफेसर ने कलियुग पर पुस्तक लिखी है, जिसने सरस्वती नदी पर पुस्तक लिखी है, उस व्यक्ति के नेतृत्व वाली 32 सदस्यीय समिति ने तय किया कि हम न्यायिक भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। हम बच्चों को बताएंगे कि देखो, तुम्हारे CJI ने ही कहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और दुराचार है, और जनता का विश्वास इसमें कम होता जा रहा है। अगर उसने ये निर्णय लिया तो उस निर्णय को क्यों पलटा गया? फिर अचानक से PMO से आदेश आया, नहीं नहीं इसे हटाइए। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT के अध्यक्ष को कहा, सकलानी जी को, कि नहीं इसको हटाइए। फिर उन्होंने जांच समिति गठित करने की बात कर दी। फिर NCERT अब खोज रहा है कौन कौन किताब लेके गए थे मार्केट में, कहीं रह न जाए किताब, कहीं कोई पढ़ न ले। इतना डर किस बात का है भाई? क्या ये वही सरकार है जो NJSC लेकर आई थी? कभी इतनी हिम्मत थी इनकी? और आज इस मामले में आप इतने कमजोर पड़ गए हैं कि बकरी की तरह मिमिया रहे हैं एकदम। न्यायपालिका इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। और NCERT के जो पाठ्य पुस्तक हैं उनको सिर्फ लिखा ही नहीं जाता है, लिखने के बाद उनका संपादन भी होता है। और जो संपादन करने वाले होते हैं, जैसे आनंद लोंढे जो हैं, अभी वो संपादन करते हैं सामान्यतः NCERT वाली पुस्तकों का, वो भी विद्वान व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है किसी को सड़क से उठा के ले आया और उनको लिखने और संपादन के लिए वो कर दिया। और इसके अलावा फिर प्रोफेसर मंजुल भार्गव भी हैं, जो शैक्षिक नीतियों पर NCERT NDA सरकार का सहयोग करते रहे, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये सब विद्वान लोग हैं सर, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनके बारे में हम ये कह सके कि नहीं नहीं ये तो कहीं से उठा कर लाए गए हैं। इन सब के बावजूद अगर आपको न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार करने के कारण इतने एक्शन लेने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बैकफुट पर हैं लगातार। जी मैं तो एक सजेशन देता हूं, ये वाला चैप्टर हटा देना चाहिए, जो जहां लिखा है न्यायपालिका भ्रष्ट है और निकम्मी है, नकारा है, कामचोर है, सुधरना नहीं चाहती, सुधार नहीं करना चाहती, और उसकी जगह बड़ा बड़ा लिख देना चाहिए, सब चंगासी। सब कुछ अच्छा है, बच्चों को ये पढ़ावा रहे, सब बढ़िया चल रहा है, राम राज आ गया है, न पुलिस करप्ट है, न लोअर लेवल पे कोई करप्शन है, न। और बात भी सही है, अकेला मोदी जी क्या क्या करेगा भाई, है? सब नेहरू की गलती है, नेहरू दे गया है करप्शन, अब मोदी जी कैसे हटा देंगे? सब चंगासी, बढ़िया है, सब बढ़िया है, चला। तो अनुपम भाई, आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। सब चंगासी सर, मैं तो ये मानता हूं, मैं बड़ा खुश रहता हूं, इसीलिए देश में सब कुछ बढ़िया है, और इससे ज्यादा की उम्मीद मत करिए। मोदी जी इजराइल गए हुए हैं, कुछ न कुछ लेके ही आएंगे, बढ़िया है सब। आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव,
दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।